हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो कल की क्लास में हमने एलसीआर सर्किट तक, पावर तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, मेनली हम लोग एलसी ऑसिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो द मेन टॉपिक विच इज लेफ्ट नाउ इज एलसी ऑसिलेशंस। इसमें से कई बार क्वेश्चंस आए हैं और सिंपल टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐसे हैं जिनमें अगर एग्जामिनर चाहे तो अच्छे क्वेश्चंस भी बना सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर लिया जाता है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसपे ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, और इसको हम कहीं किसी बैटरी से चार्ज करके लाए हैं, और इस चार्ज किए हुए कैपेसिटर को हम एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, राइट। सो कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज्ड एंड इट इज कनेक्टेड विद एन इंडक्टर विच हैज नो करंट एज इट इज, अपना खुद का उसके पास में कोई करंट नहीं है। इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, और मैग्नेटिक एनर्जी इस समय जीरो है क्योंकि करंट है नहीं, करंट जीरो है, तो हाफ एल आई स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है, जीरो है। So we can say in the beginning the total energy of the system is provided by the capacitor and it is given by half Q naught square by C। अब देखिए ग्रेजुअली क्या होगा, आपने इस कैपेसिटर को इस कनेक्शन के थ्रू पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया है, मतलब यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है। तो करंट का जो फ्लो स्टार्ट होगा t इक्वल टू जीरो टाइम से, t इक्वल टू जीरो टाइम के बाद के टाइम्स में जो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा वो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। यानी अब एक मैग्नेटिक एनर्जी इसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़े, यानी कैपेसिटर का चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा पहले से, और इंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा जो पहले जीरो था इनिशियली। यहां पे अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली कुछ करंट बढ़ने लगेगा, बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल कन्वर्ट इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। वो टाइम हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कंप्लीट साइकिल का 1/8 टाइम कैसे आता है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। एंड ग्रेजुअली एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा, अब कैपेसिटर के पास कोई करंट नहीं है भेजने के लिए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के अक्रॉस नहीं है, लेकिन इस समय तक सर्किट में इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वजह से करंट मैक्सिमम हो चुका है, राइट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम and electrical energy is minimum, that means zero. So we can say that initially entire energy was electric energy, then gradually electric energy and magnetic energy became equal, and एक ऐसा टाइम आया जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाती है और आपके पास में केवल कौन सी एनर्जी बचती है, मैग्नेटिक एनर्जी। और ये भी जो हम टाइम कैलकुलेट करके देखेंगे ये आता है t/4, where t is the time period of one complete cycle। साइकिल से मेरा क्या मीनिंग है, देखिए सी, इंडक्टर को हम लेंज लॉ के टाइम से देख रहे हैं, कॉइल को। यहां पर इंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये अपने अंदर किसी भी तरह के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। तो जैसे ही आपने कैपेसिटर इसके अक्रॉस कनेक्ट किया तो क्या हुआ होगा, इनिशियली इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, करंट वाज जीरो। अब इसमें करंट फ्लो होने लगा, आई जीरो से हो गई सिचुएशन आई नॉट इक्वल टू जीरो, यानी करंट बढ़ गया। क्या इंडक्टर को यह बात पसंद आएगी, नहीं आएगी, वो इस चीज को अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा। यानी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहता है, जब कैपेसिटर करंट सप्लाई करना चाहता है, तब तो इंडक्टर इसको अपोज करेगा, करंट को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है, अब कैपेसिटर को और करंट नहीं भेजना, तो इंडक्टर को यह बात भी पसंद नहीं आ रही कि फ्लक्स डिक्रीज क्यों हो रहा है। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो वो डिक्रीज नहीं होने देगा। अपने अंदर की स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके जबरदस्ती वो करंट को फ्लो कराते रहेगा, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कैपेसिटर ना चाहते हुए भी दोबारा चार्ज हो जाएगा। और चार्ज किस तरह से होगा,
इंडक्टर ने जो जबरदस्ती करंट फ्लो करवाया था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो अपर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आके डिपॉजिट हुए हैं नेगेटिव चार्ज, और लोअर प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिचुएशन जस्ट अपोजिट है फर्स्ट डायग्राम से। जो सबसे पहला डायग्राम हमने बनाया उसमें कैपेसिटर की अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। ग्रेजुअली कैपेसिटर का चार्ज कम होता है, जीरो होता है, लेकिन इंडक्टर अपनी एनर्जी का यूज करके जो उसने स्टोर कर ली थी हाफ एल आई स्क्वायर, जबरदस्ती उस कैपेसिटर को अपोजिट पोलैरिटीज के साथ फिर से क्या कर देता है, चार्ज। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इस समय जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो चुकी है वापस से इलेक्ट्रिकल वाली, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो गई वो पूरा काम करके। अब वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यहां से करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर उसका चार्ज थोड़ा कम होगा, फिर वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, फिर इंडक्टर को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो मैं सारे डायग्राम्स नहीं बना रहा हूं, लेकिन हम घूम फिर के लौट के वापस यहीं आ जाएंगे T0 वाली सिचुएशन पर। और ये साइकिल कंप्लीटली आइडियल कंडीशंस में इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं आता है। आइडियली, आइडियली का मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में इंडक्टर कॉइल का, कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह के हीट लॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर आइडियल इंडक्टर है, आइडियल कैपेसिटर है और आइडियल कनेक्टिंग वायर्स हैं तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, और इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी का ये ऑसिलेशन होता रहेगा। कैसे, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, एनर्जीज इक्वल हुई, फिर मैग्नेटिक बनी, फिर इलेक्ट्रिकल होगी, फिर एनर्जी इक्वल होंगी, फिर मैग्नेटिक बनेगी, फिर इलेक्ट्रिकल। तो एनर्जी इसका ऑसिलेशन हो रहा है एक तरह से, हम ऐसा इसमें समझ सकते हैं। अगर इस लूप के अंदर मैं एक केवीएल की सिंपल सी इक्वेशन बनाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इन दोनों का सम कितना आएगा, जीरो, राइट। प्लस माइनस जो है वो करंट के चेंज के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q बाय सी प्लस एल, आई को मैं डी क्यू बाई डी टी लिखूं, यानी डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको यहां पर हम, राइट, इस तरह से। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसे एसएचएम की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशंस। ठीक है, डैम्प्ड भी होती है ना, फ्री ऑसिलेशंस की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसे आप एसएचएम की, नर्चर में जो आपने एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी फ्री ऑसिलेशंस की, उसके साथ में कंपेयर करिए। टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारे एसएचएम की इक्वेशन थी। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो बताइए डिस्टेंस को या पोजीशन को कौन रिलेट कर रहा है यहाँ पे, चार्ज। एक्स की जगह पे यहाँ कौन सा टर्म आ रहा है, क्यू। यहाँ भी देखिए एक्स की जगह कौन सा टर्म आ रहा है, क्यू। तो एक्स और क्यू कंपेयर हुए आपस में, ठीक है। इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर एक्स के पहले वाला टर्म है, तो यहां भी क्यू के पहले वाला जो एक्स्ट्रा टर्म आपको दिख रहा है 1 बाय एल सी, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon LC, that means omega will be equal to 1 upon root LC, that means the frequency is 1 upon 2 pi root LC। तो मैथमेटिकली ये वही रिलेशन है जो सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आया था। तो एक फॉर्मूला कम याद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो तो हम बहुत बार यूज कर ही चुके हैं, है ना। तो ये हमारे पास में LC ऑसिलेशन के फ्री ऑसिलेशंस के अंदर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, टाइम पीरियड इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो टाइम पीरियड का रिलेशन आ रहा है, क्योंकि आगे दो स्पेशल केसेस हैं, एक तो जब एनर्जीज इक्वल हो जाती हैं तब, और दूसरा जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब हमको टाइम पूछ सकते हैं, या इसके अलावा किसी और इंस्टेंट पे भी टाइम पूछ सकते हैं। तो हमें आंसर्स अपने इसी टर्म्स में देने पड़ते हैं। मोस्टली जो ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में वो 2 पाई रूट एलसी के टर्म्स में ही आते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स डील विद दोज स्पेशल केसेस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसी ऑसिलेशंस।
तो चलिए कुछ और बातें जो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। देखो सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। कैपेसिटर पे चार्ज अगर पूछ लिया, सो व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम? चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज Q नॉट cos ओमेगा टी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप देखिए t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज था, तो t 0 पर मैक्सिमम वैल्यू किस में आती है? cos थीटा में। फिर ग्रेजुअली वो चार्ज कितना हो गया? 0। फिर ग्रेजुअली अपोजिट पोलैरिटी यानी 1 से लेके -1 तक का ग्राफ फॉलो हो रहा है, तो cos थीटा का ग्राफ हो गया। सो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर मैं करंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो डिफरेंशिएशन करिए, dq बाई dt यानी क्या बन जाएगा? I इक्वल टू Q नॉट एज इट इज। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा बाहर, cos का माइनस लग जाएगा और रिजल्ट आया sin ओमेगा टी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर चार्ज एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर करंट एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट। आप देखें तो साइन और कॉस यानी करंट और चार्ज 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 0 होगा। इस तरह से ये हमेशा आउट ऑफ फेज रहेंगे बाय 90 डिग्री। आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछ सकते हैं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी टी विल गिव यू माइनस Q नॉट ओमेगा एज इट इज। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा एक और आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और अगर केवल आप मॉड्यूलस फाइंड करना चाहते हैं तो यहां से आप माइनस साइन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। किसी भी स्पेशल केसेस के अलावा किसी भी टाइम पे चार्ज, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कुछ भी पूछा जाता है तो आप इनसे पता कर सकते हो। और आगे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जाती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो इस इक्वेशन से आप चार्ज कैलकुलेट करके हाफ Q स्क्वायर बाई सी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आ जाएगा। और अगर आप हाफ LI स्क्वायर के अंदर पुट कर देते हैं किसी भी इंस्टेंट के करंट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैग्नेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों का सम इनिशियली जो आपने टोटल एनर्जी कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई करी थी उसके इक्वल ही आएगा। क्योंकि इनिशियली इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी, सारी एनर्जी किसके पास थी? कैपेसिटर। यही इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। मान लो ये 10 जूल है तो ये 5 और 5 भी हो सकते हैं, 8 और 2 भी हो सकते हैं, 2 और 8 भी हो सकते हैं, पर हमेशा इनका सम 10 ही आएगा इन आइडियल कंडीशंस, राइट? अदरवाइज लॉसेस होंगे तो फिर कम भी हो सकता है, बट फ्री ऑसिलेशंस में हमेशा इक्वल रहेगा। अब इसमें से दो प्रोमिनेंट स्पेशल केसेस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ज्यादा, एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल, यानी हाफ Q स्क्वायर बाय सी इक्वल हो जाए हाफ LI स्क्वायर के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि टोटल जो एनर्जी है वो तो इतनी ही हमने भेजी है कैपेसिटर के थ्रू। अगर दोनों पार्ट्स में यानी मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों पार्ट्स में एनर्जी इक्वली डिवाइड हो रही है, तो इनमें से किसी भी एक पार्ट को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल को ही देख ले, तो वो कितनी एनर्जी हो जाएगी? हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू हाफ। क्योंकि अगर मेरे पास टोटल 100 रुपीज हैं और मैं कह रहा हूं कि उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 50। यानी जो एनर्जी है उसका हाफ करने से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की एनर्जी आपको मिल जाएगी। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे Q चार्ज है, तो हाफ Q स्क्वायर बाय सी विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी जो इनिशियली कैपेसिटर के पास थी, जो सिस्टम की भी टोटल एनर्जी है। और यहां पे आप जब कैंसिल करेंगे टर्म्स को तो आप देखेंगे हाफ C से हाफ C कैंसिल होगा। Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स Q will be equal to Q naught by root 2. Now this is an important result. एग्जाम में आप सॉल्व करना चाहें तो ठीक है, वरना आप याद भी रख सकते हैं कि जब या जिस इंस्टेंट पर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जीज एक दूसरे के इक्वल होंगी, उस समय कैपेसिटर में कितना चार्ज बचा होगा, क्यू नॉट बाय रूट टू। प्लीज ध्यान रखिए T0 पे क्यू नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज था, और जब तक एनर्जीज बराबर हो रही हैं तब तक कैपेसिटर के पास में कितना चार्ज बाकी है, क्यू नॉट बाय रूट टू। अब बात आती है कि ये होगा कब, कितने टाइम पर ऐसा होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चार्ज की जो इक्वेशन जानते हैं ये वाली, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, इसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज की जो वैल्यू वो कितनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू नॉट बाय रूट टू। तो वहां पर मैं Q की प्लेस पर क्यू नॉट बाय रूट टू, क्योंकि मुझे अब ये मालूम चल चुका है कि एनर्जी इक्वल होने पे चार्ज इतना रहेगा। ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। अब यहां मैंने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी आपके पास में रिजल्ट क्या बचा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2। बताइए कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पर, यानी π/4 रेडियंस पर। तो हमें ओमेगा टी का वैल्यू मिल गया π/4। और अगर इसमें टी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो π/4 ओमेगा, ओमेगा याद करिए अभी हमने एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर जब किया था तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, वी गॉट द वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अभी ओमेगा यहां लाके अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो 1/√LC ऊपर चला जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, अपने यहाँ के टेस्टों में भी आता रहता है। अगर ऑप्शंस पाई और एलसी के टर्म्स में दिए हैं तब तो ये रिजल्ट है, अगर नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, π/4 ओमेगा को फिर आप लिख देंगे 2π/t। ये एक बेसिक रिजल्ट है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ओमेगा की प्लेस पे 2π, बाय का t ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो t/8। पीछे डायग्राम्स में मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, वो रिजल्ट इस तरह से आप पता कर सकते हो, आप इसे याद भी रख सकते हो कि t/8 टाइम पर कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के 1/8 टाइम पर एनर्जीज इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहां जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसमें से ये रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इट इज अप टू यू कि आप याद रख के जाते हैं या विद इन सेकेंड्स इस तरह से आप उसको सॉल्व करके पता भी कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है। लेट अस मूव टू अनदर केस। देखो T0 पे सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड थी इलेक्ट्रिक फॉर्म में। T/8 टाइम पे अभी अभी पता चला है कि एनर्जीज क्या हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब कंप्लीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक। कंप्लीट एनर्जी इज मैग्नेटिक, दैट मींस कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है, करंट मैक्सिमम है, हाफ Li² एनर्जी में पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है। उस इंस्टेंट पर क्या होगा। अब एक बात बताइए, मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ Li²। और मैं आपसे ये बोलूं कि ये एनर्जी जीरो है, जैसा कि सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी थी, ½ Q²/c। और हमसे बोला जा रहा है कि कंप्लीट एनर्जी इज मैग्नेटिक। जब एनर्जी पूरी मैग्नेटिक हो चुकी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी। ये लो जी, इसका यही तो मीनिंग हुआ। अगर एंटायर एनर्जी मैग्नेटिक है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो है तो आप देखिए Q को एक तरफ छोड़ेंगे, चार्ज भी कितना आ जाएगा, जीरो। यानी चार्ज की जो इक्वेशन थी Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, इस इक्वेशन में चार्ज का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम, जीरो। यानी कॉस थीटा कितना आ जाएगा इस बार मेरे पास में, π/2 जीरो। कॉस जीरो कितने एंगल पे आता है, π/2 पे। तो इस बार मेरे पास ओमेगा टी का वैल्यू π/2 है, और यहां से आप पहले की तरह टी कैलकुलेट करते हैं तो π/2 ओमेगा। अब आपकी मर्जी है, ऑप्शन एग्जाम में देख के डिसाइड करना है कि हमें ओमेगा का वैल्यू 1/√LC पुट करना है या फिर टी पुट करना है, मतलब 2π/t पुट करना है। तो 2π/t अगर करते हैं तो t/4, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में हमारे पास में इस केस के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। T/8 टाइम पर अगर एनर्जी इक्वल थी तो T/4 टाइम पर, यानी पहले के डबल टाइम पर, जो कंप्लीट एनर्जी है वो कौन सी हो चुकी होगी, मैग्नेटिक। कंप्लीट इलेक्ट्रिक कोई पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि वो T0 पे होता है, सबको ही पता है।
तो वो तो बहुत बेसिक केस हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो चलिए अब एक अच्छे से न्यूमेरिकल के थ्रू इस चीज को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मॉड्यूल के बिगिनर्स बॉक्स में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2006 का, उसको डिस्कस करेंगे। मैं डेटा बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है 1 मिनट में, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, a self inductance of 2 millihenry and a capacitor of 5 microfarad are connected, और जो LC सर्किट बन रहा है इट इज ऑसिलेटिंग ऑन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी एक तरह से आप यू मानिए फ्री ऑसिलेशंस हो रहे हैं। किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, चार्ज और करंट को हम Q और I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के सिंबल हैं। Q मैक्सिमम, जिसको हम लोग अभी तक Q नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन एज 200 माइक्रोकूलम। और आपसे 4 चीजें पूछी हैं अलग अलग। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। नंबर 2, दे आर आस्किंग यू if charge is 200 microcoulomb at any particular instant, then what is the current at that instant. Number 3, they're asking you if charge is 100 microcoulomb, then what is the value of rate of change of current का magnitude, यानी mod. And fourth, if I is I naught by 2, यानी I maximum by 2, जिस इंस्टेंट पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा है, उस इंस्टेंट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये 4 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। आईआईटी लेकिन इसके किसी भी एक पार्ट को आपको एग्जाम में देके पूछा जा सकता है ना, टफ नहीं है ये, बस 4 पार्ट्स हैं। तो कोई एक एग्जाम में आपके आ जाए तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल पाएंगे हम उसको, वो सब चीजें हमने पढ़ाई हैं आपको अभी। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो कौन से रिलेशंस काम में लेंगे आप इसमें? एलसी ऑसिलेशंस के कौन कौन से फॉर्मूले आप लोग यूज कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए? एक तो अगर ओमेगा आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1/√LC से सॉल्व हो जाएगा। एल का भी वैल्यू गिवन है आपको 2 मिली हेनरी, सी का भी वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। रूट के अंदर ये सब आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 10 इंटू 10 तो पॉजिटिव और 10 की पावर -9 नेगेटिव, तो ये हो जाता है 10 की पावर -8, 10 की पावर 4 बन जाता है रेडियन पर सेकंड में। कहीं फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ गई तो उस हिसाब से। करंट का भी हमने रिलेशन देखा, चार्ज का रिलेशन क्या आया था हमारे पास, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। करंट का रिलेशन था -Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और di/dt भी पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, उसका क्या रिलेशन हमने सिखाया था अभी आपको, माइनस हटा देंगे, मॉड है ये रिलेशंस। तो ये सब काम के रिलेशंस हैं जो अभी हमने सीखे हैं, जो यहाँ पे काम में आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग विच इज आस्किंग इज मैक्सिमम करंट। क्या किसी पर्टिकुलर केस का करंट पूछ रहे हैं क्या? नहीं। तो मैक्सिमम करंट से क्या मीनिंग है? 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब एनर्जी पूरी की पूरी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो या तो आप उसे स्पेशल केस की तरह सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करंट का रिजल्ट क्या आया था आपके पास, अगर माइनस साइन हटा भी दूं तो Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास करंट की वैल्यू आई थी। अब इस इक्वेशन को देखिए, साइन वेव की इक्वेशन है, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम करंट कितना रहेगा इसका, Q नॉट ओमेगा। तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं। सिंपली मुझे क्या करना है, इस करंट के अंदर एम्पलीट्यूड यानी पीक वैल्यू लेना है Q नॉट ओमेगा। हियर Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है, 200 माइक्रो
200 माइक्रो कुलाम, ये मैक्सिमम चार्ज है। ओमेगा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, यहाँ पे आपने सॉल्व करके फाइंड आउट करी है, राइट? वो जो भी ओमेगा की वैल्यू है आपने सॉल्व करी 1/√LC, वो ला करके आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जैसे कि हमने किया था। कितना आया था? 210⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। दिस गिव्स यू कितना? 4 × 6, 2 बच गया बेसिकली, है ना? सो 2 एम्पियर इज द पीक करंट। तो ऐसे कि आप बाकी के पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, राइट? एंड यू कैन टेल योर आंसर्स आल्सो। बिल्कुल फर्स्ट आंसर हमारा मैच हो गया है, 2 एम्पियर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है हमसे? सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इफ चार्ज इज 200 माइक्रोकूलम देन व्हाट इज द करंट। अगर किसी इंस्टेंट पे 200 माइक्रोकूलम का चार्ज है, देखिए कैसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है जबरदस्ती। एक तरफ तो इसने बताया कि चार्ज मैक्सिमम 200 माइक्रोकूलम है, और जिस इंस्टेंट की हमें बात करनी है उसमें भी 200 माइक्रोकूलम है। यानी हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं? हम उस समय की बात कर रहे हैं जब चार्ज मैक्सिमम है। अगर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर भी मैक्सिमम होगी, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट। तो अगर चार्ज मैक्सिमम है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और मैग्नेटिक एनर्जी किससे डिनोट करते हो आप? ½ Li² से। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? 0। ये वो इंस्टेंट है t=0 वाला, जब आपने कैपेसिटर को जस्ट लगाया है, इस समय तक सर्किट में कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है 0। 4 में से 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है? इनमें से कोई भी एक पार्ट आपके एग्जाम्स में आ सकता है। दिस वन, थर्ड में देखो, अब यहां पे कोई दूसरा चार्ज दिया है, ये थोड़ा अच्छा पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दे रहे हैं? इफ चार्ज इज 100 माइक्रोकूलम देन व्हाट इज di/dt। क्या हमारे पास di/dt का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, ये रहा di/dt का रिलेशन हमारे पास में है। लेकिन एक दिक्कत है छोटी सी, अगर आप di/dt कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक तो हमको Q0 पता होना चाहिए जो कि गिवन है 200, कोई हमको ओमेगा पता होना चाहिए क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर भी यहाँ पे काम में आ रहा है। ओमेगा भी हम जानते हैं 10⁴, दैट इज ऑल्सो नॉट अ दिक्कत। दिक्कत ये ओमेगा टी नहीं पता, क्योंकि ये कोई स्पेशल केस तो है नहीं। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि चार्ज 100 माइक्रोकूलम कब होगा, उस समय टी की या ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करके फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बोला ये थोड़ा अच्छा पार्ट है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट को यहां से हटा सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड भी हटा देता हूं, इजी है। थर्ड पे आता हूं। तो फिर से मैं चार्ज की इक्वेशन यूज करूंगा, Q = Q0 cos ओमेगा टी। मेरे पास अभी जिस इंस्टेंट की मुझे बात करनी है वहां पे कितना चार्ज है? 100 माइक्रोकूलम। मैक्सिमम यानी पीक चार्ज कितना गिवन है? 200 माइक्रोकूलम cos ओमेगा टी। ये कट गया 2 टाइम्स, यानी cos थीटा का है, cos ओमेगा टी का वैल्यू मेरे पास कितना आया? 1/2। कितने डिग्री पे आता है? 60 डिग्री। cos 60 इज 1/2। दैट मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3 रेडियंस या फिर 60 डिग्रीज, राइट? लेकिन ये तो हमें चार्ज की वैल्यू की हेल्प से ओमेगा टी यानी फेज एंगल मिला है। मुझे फाइंड आउट क्या करना था? मुझे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो मैं di/dt में ले जाकर के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो पहले मुझे एग्जाम वाले दिन या तो di/dt का रिलेशन याद होना चाहिए, या फिर मैं चार्ज को डबल डिफरेंशिएट करके हैंड टू हैंड पता भी कर सकता हूं एग्जाम के दिन। तो Q0 ओमेगा² cos ओमेगा टी, ये रिलेशन है। Q0 की वैल्यू 200 माइक्रोकूलम, ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 10⁴, इसका स्क्वायर मतलब 10⁸, एंड cos कितना? 60 डिग्री। अभी अभी आपने पता किया है π/3 रेडियंस है cos 60।
तो cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2 से ये वाला 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहां बचता है आपके पास 10 की पावर -4, 10 की पावर 8 अलग से, तो कुल मिला के 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। रिजल्ट वेरीफाई भी कर लेता हूं फटाफट। बिल्कुल सही रिजल्ट है, 10 टू द पावर 4, राइट। तो ये थर्ड पार्ट, ये थोड़ा अच्छा पार्ट था, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। तो मैंने शायद पहले बोला भी था, अपने मॉड्यूल के अंदर एसी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कई जगह दे रखे हैं, है ना। अब ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है, बट देन कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, 2 स्टेप का था, थोड़ा अच्छा था बस। लास्ट पार्ट मैं चाहता हूं आप लोग खुद ही घर पे सॉल्व करें इसको। जैसे मैंने अभी चार्ज की वैल्यू पुट करके पहले एंगल पता लगाया, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में पुट किया, इसमें आप लोग क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन में यहां पे ये ले लेंगे I/2, ये ले लेंगे I0, यहां से आप एंगल पता लगाएंगे और वो एंगल फिर आप चार्ज की इक्वेशन में यूज करेंगे, राइट। करंट से एंगल पता लगेगा, चार्ज में जाके उसको यूज करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करिएगा, आई थिंक आप कर पाओगे, क्योंकि इसी के जैसा अभी हमने किया है। अभी हमने क्या किया था, चार्ज वाली इक्वेशन से एंगल पता किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में पुट किया था। अब आपको उल्टा करना है, करंट की इक्वेशन से एंगल पता करेंगे, चार्ज में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3 में एक है। हमें कई बार डायग्राम देख के पता लगाना पड़ता है कि चल क्या रहा है ना, सिचुएशन है क्या। तो उसी टाइप का एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, डायग्राम दिया है, डायग्राम में एक कैपेसिटर दिखा रखा है जिसमें एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, ये किसी इंस्टेंट के चार्ज है। एक एरो है जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टर है, और ये सारी चीजें इस तरह से कनेक्टेड हैं। थर्ड एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है। आपको ये डायग्राम दिखा करके 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन 4 में से सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है करंट एंड चार्ज बोथ आर इंक्रीजिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है करंट एंड चार्ज बोथ आर डिक्रीजिंग, ये जो एरो है इंक्रीज डिक्रीज को शो कर रहे हैं। थर्ड, करंट इज इंक्रीजिंग बट चार्ज इज डिक्रीजिंग, एंड करंट इज डिक्रीजिंग बट चार्ज इज इंक्रीजिंग। जब मैं अभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैंने आपसे बीच में बोला था कि करंट और चार्ज हमेशा आउट ऑफ फेज रहते हैं, मतलब 90 डिग्री का इनमें फेज डिफरेंस रहता ही रहता है। जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा जीरो होगा, जब दूसरा मैक्सिमम होगा तो पहला जीरो होगा, कभी कभी दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकते। करंट से बनती है मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li², और कैपेसिटर से बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ½ Q²/C। तो दोनों एनर्जी डिक्रीज हो सकती है क्या, या दोनों एनर्जी इंक्रीज हो सकती है क्या? नहीं, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो ये तो है ही नहीं। 50-50 लाइफलाइन लग गई। अब इनमें से हमको चूज करना है, इनमें से कैसे चूज करें, क्या करा जाए? उसके लिए आप फिर से डायग्राम को ध्यान से देखिए। मैंने 4 डायग्राम्स बनाए थे शायद, और मैंने कहा था ऐसे 4 और बन जाएंगे, रिपीटिंग पूरा साइकिल चलता रहेगा। कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की कि ये उसमें से किस सिचुएशन की बात हो रही है। कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे दिखा रखा है पॉजिटिव चार्ज, राइट वाली प्लेट पे दिखा रखा है नेगेटिव चार्ज। हमको ये पता करना है कि इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है अपनी खुशी से, या इंडक्टर जबरदस्ती उसको चार्ज कर रहा है ना चाहते हुए भी, है ना। तो कैसे पता लगाएं? एक प्लेट है हाई पोटेंशियल और एक प्लेट है लो पोटेंशियल। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट कहां जाएगा? कैपेसिटर की हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से करंट जाना चाहिए था कैपेसिटर की लो पोटेंशियल। और देखिए रेड कलर के जो एरोज हमारे अकॉर्डिंग बनने चाहिए, ब्लैक कलर वाला एरो भी उसी डायरेक्शन में दिया है। दैट मींस इस समय ये जो इंस्टेंट है
इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रही है और करंट यानी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका इसमें? थर्ड। इज इट क्लियर? तो ऐसे कुछ चेंज करके भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको बोल दें कि यहां जीरो है और यहां भी जीरो है और करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कौन सा इंस्टेंट हो जाएगा? वो वाला इंस्टेंट हो जाएगा जब चार्ज कंप्लीटली जीरो हो चुका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो चुकी है और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। राइट? तो ऐसे पूरे सिस्टम में से जो कॉस थीटा का कर्व है चार्ज का, ऐसा था ना चार्ज का ग्राफ, तो कोई भी एक इंस्टेंट आपको दे देंगे, चार्ज मैक्सिमम, चार्ज डिक्रीजिंग, चार्ज जीरो, चार्ज इंक्रीजिंग इन रिवर्स पोलैरिटी, चार्ज मैक्सिमम इन रिवर्स पोलैरिटी, अगेन चार्ज डिक्रीजिंग बिकमिंग जीरो, अगेन इंक्रीजिंग इन प्रोविज। तो कौन सा इंस्टेंट है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप पकड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने पता कर लिया कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिस्चार्जिंग के टाइम करंट जाएगा और जा भी रहा है, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा देखो, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में सारी चीजें आपको समझाई ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी आप नहीं अटको। ओके, और क्या पूछ सकते हैं? और भी बाकी कुछ पूछ सकते हैं आपसे? देखिए, एक क्वेश्चन है यार, वाकई देखते हैं आपसे। एलसी ऑसिलेशंस बेस्ड है। देखो, एक डायग्राम है, 2017 का क्वेश्चन है बट एम्स का है, मतलब पर है एलसी ऑसिलेशंस का और आप कर सकते थे मतलब। तो कैपेसिटर दिखा रखा है 50 माइक्रोफैरेड, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम प्रोसेस देख लेंगे सॉल्व कैसे करना है, और आप करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। ये कुछ डेटा गिवन है, क्योंकि देखो एम्स में तो कैलकुलेटर अलाउड होता था, अब यहाँ तो है नहीं, नीट की तैयारी करेंगे हम तो। पर फिर भी मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ क्योंकि आपके मॉड्यूल में शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा अब, तो घर पे आप लोग कोशिश करना पूरा सॉल्व करने की। ये 4 ऑप्शंस हैं, राइट? और करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1.5 एम्पियर आएगा। सिचुएशन कुछ ऐसी है, जो की है पहले 1 नंबर पोजीशन पे थी काफी देर तक, यानी ये वाला सर्किट कनेक्टेड था, एक सिंपल सा कैपेसिटर के चार्जिंग का सर्किट है। फिर बोला गया है कि जब हम इस की को पोजीशन नंबर 2 पे लेके आएंगे, तो पोजीशन नंबर 2 पर जब लाएंगे तो इंडक्टर में से पास होने वाला मैक्सिमम करंट कितना होगा? तो इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट कब पास होगा ये सोचिए आप। इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट तब पास होगा जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना? और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने के लिए पहले उसको चार्ज होना जरूरी है, तो चार्ज वो हो चुका है। पहले केवल ये पोर्शन कनेक्टेड था, तो कैपेसिटर में जो चार्ज आया होगा वो कितना या कितनी एनर्जी उसमें आई होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। क्योंकि देखो, ये सिंपल सा सीरीज सर्किट है, देखने में कैसे भी लग रहा हो, जो सर्किट नंबर 1 है, जब 1 से की कनेक्टेड है, तो ये सिंपल सा एक चार्जिंग का सर्किट है। 12 ओम का एक रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की एक बैटरी या सेल, और कैपेसिटेंस। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो सर्किट में पूरा वोल्टेज वही यूज करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में से करंट जाता नहीं है। टी इंफिनिटी पे द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, तो करंट बिकम जीरो। तो आप पहले क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी पता कर लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, जिसमें हाफ सी का वैल्यू कितना है? 50 माइक्रोफैरेड, और वी स्क्वायर पूरा का पूरा वोल्टेज बैटरी का कैपेसिटर यूज करेगा। देखो, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, हमने इसमें भी हमने इस चैप्टर का कुछ नहीं यूज किया। हेलो, राइट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, इतने जूल की इसमें एनर्जी आ गई।
जब आप सेकंड पोजीशन पे की को लगाएंगे तो आपको केवल ये सर्किट नजर आएगा। तो ये जो चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है ये अब डिस्चार्ज होगा, एक एलसी वाला सर्किट बन चुका है। तो सेकंड पोजीशन पे आने के बाद ये वाला सर्किट तो हट जाएगा और एक एलसी ऑसिलेशन का सिंपल सा सर्किट बन जाएगा। और मैक्सिमम करंट कब जाएगा? जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, यानी पूरा का पूरा हाफ CV स्क्वायर जब हाफ LI स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका होगा, उस समय करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हाफ से हाफ आप कैंसिल कर देंगे, आई स्क्वायर आ जाएगा CV स्क्वायर बाय L, I विल बी अंडर रूट ऑफ CV square by L. Okay, so this is how we can solve it. C आपको पता ही है, V भी दे रखा है और L भी दे रखा है. Now you simply have to solve this and simplify. I think you will be able to solve this, है ना? होमवर्क में करिएगा, आंसर जो आपका आना चाहिए 1.5 एम्पियर आना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं है ना? तो ये एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया जो एलसी ऑसिलेशन पे बेस्ड था। अच्छा, कल हमने क्यू फैक्टर देखा था, राइट, क्वालिटी फैक्टर। तो उसका एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करना भूल गए थोड़ा। क्वालिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, शायद सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था, 1/r√L/c। तो ये तो मैथमेटिकल रिलेशन है जिसपे एक बार नीट में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ग्राफिकली भी पूछ लेते हैं तो बहुत ईजी है। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आपको ग्राफ देते हैं तीन अलग अलग LCR सर्किट के, तो जिसकी शार्पनेस ज्यादा होगी, है ना, सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जिसका करंट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा शार्प होगा, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना बेटर माना जाएगा। Q1 का क्वालिटी, Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 विल बी ग्रेटर देन Q3। तो ग्राफिकली इस तरह से और मैथमेटिकली इस रिलेशन से हम पता कर सकते हैं। यहां से एक बात आपको मालूम चल रही है कि रेजिस्टेंस और क्वालिटी फैक्टर ये इनवर्स में प्रोपोर्शन में होंगे अगर L और C कांस्टेंट है। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है सर्किट का तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। सो नीट 2016 उसमें क्वेश्चन आया एक बार, 4 कॉम्बिनेशन बना के दिए गए L, C और R के, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सूटेबल है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज करने के लिए। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशंस दे दिए, मतलब हर ऑप्शन में R, L और C की अलग अलग वैल्यूज दे दी और 4 ऑप्शंस में बना दिया उनको। तो एक ऑप्शन में रेजिस्टेंस 15 ओम, इंडक्टेंस 3.5 हेनरी, कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड। दूसरे में 25 ओम रेजिस्टेंस, 1.5 हेनरी इंडक्टेंस और 45 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। थर्ड वाले में 20 ओम रेजिस्टेंस, 1.5 हेनरी इंडक्टेंस, 35 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। और फोर्थ में 25 ओम रेजिस्टेंस, 2.5 हेनरी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है 45 माइक्रोफैरड। हमसे पूछा है कि कम्युनिकेशन के लिए किसी LCR सर्किट में ट्यूनिंग के लिए या बेटर सिग्नल्स के लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल है। नॉट्स वेरी इजी, क्योंकि देखो L और C वैसे भी रूट में है, ज्यादा इंपैक्ट रेजिस्टेंस का ही है। आप सिंपली देखें, प्रॉपरली करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन का क्वालिटी फैक्टर निकालिएगा, तो इतना टाइम होगा नहीं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यू कैन लुक एट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में वेरिएशन ज्यादा है, रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम क्वालिटी फैक्टर उसका सबसे बेटर। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करिए जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आ रहा है? देखिए 15, 25, 20, 25, सबसे कम रेजिस्टेंस कहां मिल रहा है आपको? 15 ओम में। ठीक है, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम क्वालिटी फैक्टर इन नीट। नीट के अंदर क्वालिटी फैक्टर से सिर्फ ये एक क्वेश्चन एक बार आया है। बट कल मैंने बैंडविड्थ के बारे में भी बात करी थी, आज तक आया नहीं, तो ये तो नहीं कह सकते कभी आएगा भी नहीं। तो कभी ग्राफ से भी आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछ सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको,
करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, जो इस तरह से बनता है, जहां यहां आपको कौन सा वैल्यू मिलता है, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर याद है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 कल देखे थे, और ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो IRMS के मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स जो करंट मिलता है वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे मिलता है। F1 और F2 के बीच में जो सेपरेशन है, इसको कल मैंने बताया था बैंडविड्थ बोलते हैं। तो क्यू फैक्टर का एक रिलेशन तो वो था ही 1/√L/C। इस तरह से भी आप क्यू फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कैसे पता करेंगे आप, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, वो कहां से मिलेगी आपको ग्राफ में, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स, है ना, 0.707 आता है लगभग। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो फ्रीक्वेंसीज होंगे उनका सब्ट्रैक्शन से आप डिवाइड कर दें और आपके पास में ये आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप। हालांकि इस पे से मैं क्लियर कर दूं, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट रेस के अंदर एक क्वेश्चन है ग्राफ वाला, वहां पर क्वालिटी फैक्टर तो नहीं पूछा है, केवल बैंडविड्थ पूछा है। लेकिन अगर उसी टाइप से वो क्वालिटी फैक्टर पूछ ले तो इस रिलेशन का यूज करके आप फाइंड आउट उसको कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट LC oscillations and other things in this chapter। ठीक है, तो मेन सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करके देखा है। चोक कॉइल भी कल आपको बता दिया था, मैं और देख लेता हूं। अब देखो, आप जब फर्स्ट एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चंस देखोगे LC ऑसिलेशन के, तो वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हमने थ्योरी में सारे कवर कर लिए। एक है कि जब एनर्जीज इक्वल होंगी तो चार्ज कितना होगा, Q0/√2 होगा। एक है कि इनिशियली T0 पे आपने LC ऑसिलेशन स्टार्ट करी, जब एनर्जीज इक्वल हैं उस समय टाइम कितना होगा, T/8, और उसको हमने उसकी फॉर्मेट में भी लिख के देखा था, π4 और LC के टर्म्स में, तो π/4√LC आंसर आया था। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे रखा है, हम लोग पहले उसे थ्योरी में कवर कर चुके हैं स्पेशल केस में। फिर एक क्वेश्चन है कि C का वैल्यू दे रखा है 0.1 माइक्रोफेरेड, L का वैल्यू गिवन है 0.25 माइक्रोफेरेड, तो LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो इसमें फिर आप ऑप्शन देख लिया करना। अगर ऑप्शन हर्ट्ज में गिवन है, यानी वो लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तब तो 1/2π√LC यूज होगा। और अगर ऑप्शंस रेडियन पर सेकंड में दिया है और उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा नहीं है, वर्ड केवल फ्रीक्वेंसी है लेकिन ऑप्शंस रेडियन पर सेकंड में है, तो फिर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएंगे 1/√LC। तो इजी टॉपिक है, इसलिए सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं थोड़े, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और जो पूछा है वही बताना। ठीक है, मैक्सिमम करंट का जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ कई सारे दे रखे हैं, तो मॉड्यूल को आप जरूर सॉल्व कर लें, और पहले कर रखा हो तो इसको रिवाइज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक वॉटलेस पावर का क्वेश्चन है। वैसे तो वॉटलेस का मीनिंग ये है कि कोई पावर नहीं है, बट जब ये वॉटलेस पावर पूछे तो आप लोग क्या करना, देखो एवरेज पावर आप निकालते हो क्या होती है, ERMS IRMS cos phi, ये तो हमारी एक्चुअल पावर रहती है, राइट। लेकिन अब यहां जैसे पूछ ही लिया वॉटलेस पावर, तो आप कुछ मत करिए, सिंपली आप ERMS IRMS साइन फाई कर दीजिए उसमें, है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पावर के सेक्शन के अंदर, 65-67 के आसपास मिलेगा आपको। तो वॉटलेस पावर के लिए आप लास्ट में साइन फाई यूज कर लेना, ठीक है। सो जस्ट ये एक थोड़ा सा इसमें दे रखा है। फिर कहीं भी पावर लिखा है, मैंने कल बता दिया था, एवरेज पावर लेंगे, सिर्फ पावर लिखा है तो एवरेज कंसिडर करें और सॉल्व कर दें। ठीक है, तो बिगनर्स बॉक्स 5 के दो में से एक मैंने आपको कराई दिया। इलस्ट्रेशन 34 या इलस्ट्रेशन जो LC ऑसिलेशन के जस्ट बाद में गिवन है, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें जो चीजें पूछी थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली है, बस वहां डेटा गिवन है वो आप इसमें पुट कर देना। सो विद दिस योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। AC का रिवीजन हमने पूरा पूरा कर लिया है।
ठीक है, अब रह जाता है आपका EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको भी दे देता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास बाकी है। ठीक है, और इसके अच्छे क्वेश्चंस में भी देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब सर्किट्स हैं। जस्ट अ मिनट, इसके कुछ बढ़िया सवालों में भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ घुमाने फिराने का है नहीं। एसी इज एन इजी चैप्टर एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, है ना। जो इसमें थोड़े अटकने वाले सवाल थे वो हमने आरएमएस वगैरह में ग्राफ वाले करके देख ही लिए थे, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें घुमाने फिराने का है नहीं। चोक कॉइल वगैरह था वो हमने देख ही लिया, ग्राफ्स हैं, सो देर इज नॉट मच वेराइटी इन द न्यूमेरिकल्स। और जो है वो फिर मतलब मेडिकल लेवल के नहीं है, वो अपने मतलब के नहीं है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ फटाफट से आपको बचे हुए टाइम में EM वेव्स का थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कलम करने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है हर साल, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है वो। फिजिक्स के 4 नंबर आसानी से मिले तो छोड़ने नहीं चाहिए वैसे भी। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कैपेसिटर के चार्जिंग वाला सर्किट लेते हैं, यानी बैटरी से की से कनेक्ट किया, की आपने क्लोज करी एट t इक्वल टू 0। तो आप कैपेसिटर का चार्जिंग पढ़ चुके हो। उसमें क्या बताया गया था कि कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज इस तरह से बढ़ता है, पीक चार्ज तक पहुंचता है, जबकि सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज होता है अपनी पीक वैल्यू से। कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज होता है करंट। जब करंट फ्लो हो रहा है, यानी t0 से t इंफिनिटी के बीच के किसी इंस्टेंट पर, t0 से t इंफिनिटी के बीच के किसी इंस्टेंट पे हम देखते हैं जब करंट फ्लो हो रहा है। मैं यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं। एम्पियर्स लॉ आप सब पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म के अंदर। व्हाट वाज द एम्पियर्स लॉ? B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I एनक्लोज्ड विद इन द एम्पीरियन लूप। जो एम्पीरियन लूप के अंदर से क्रॉस होने वाला करंट है वो हम कंसिडर करते हैं। वहां पे क्योंकि वायर्स में ही करंट फ्लो होता था तो कंडक्शन करंट होता था सिर्फ, उसको हम करंट बोलते थे। अब यहां दो चीजें हैं। ये जो एम्पीरियन लूप बनाई है ये वायर को इंक्लूड करते हुए बनाई है जिसमें से कंडक्शन करंट यानी एक्चुअल करंट का फ्लो हो रहा है। इसके पास किसी पी पॉइंट पर अगर इसे इनफाइनाइट वायर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसके आसपास के पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए? म्यू नॉट I बाय 2r, है ना। कुल मिला के एक नॉन जीरो फील्ड मिलनी चाहिए, और मिलती भी है एक्सपेरिमेंटली। ऐसी ही एक एम्पीरियन लूप अगर यहां बना लें, मतलब इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच वाले स्पेस में एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं, और अब यहां किसी पी डैश पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो क्या अब इस लूप के अंदर से कोई फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है क्या? फिजिकली कोई करंट पास हुआ है क्या? नहीं। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो इंडक्शन होता है ना, एक्चुअली तो कोई करंट का फ्लो होता नहीं है। ड्यू टू इंडक्शन एक प्लेट के चार्ज से दूसरे पे उसका ऑपोजिट डेवलप होता है। तो टेक्निकली यहां एनक्लोज करंट कितना है? 0, हमारे अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। तो उस हिसाब से एनक्लोज करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आनी चाहिए थी? 0। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो वहां पे 0 मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है। यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ कोई करंट होना चाहिए, है ना। उसी का फिर वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो एम्पियर्स लॉ में एक माइनर सा एडिशन है, करेक्शन मान लीजिए, मैक्सवेल करेक्शन, वो उसमें जो कमी थी वो दूर की गई, है ना। ये चीज हमको देखनी है। उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या रिलेशंस हैं, एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल इसका दे रखा है सॉल्व, वो सारी बातें हमें कल के लेक्चर में करनी है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट से आइडिया लगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो। फिर आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स, जैसे एसएचएम वेव में आप करते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले सवाल, वैसे यहां भी हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इक्वेशन बना के दे दिया जाएगा इस तरह से कुछ, और आपको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वेव बनाइए, उसका इक्वेशन लिखिए, या मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बताइए, स्पीड बताइए वेव का, ये सब सवाल आ सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनर्जी डेंसिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कभी कभी तो टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं तो केवल हाफ, मतलब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे वहां पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख रहे हैं। किसी में एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वहां पे 1/4 लग जाता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहां पे कब कौन सा रिलेशन लगेगा। हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, कहीं पर वेव की एनर्जी निकालनी होती है तो वो फॉर्मूला लगता है, कहीं पे वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी निकालनी होती है तो वो आधी हो जाती है ना। तो वो सब बातें भी कल देखेंगे। और इसी के अंदर फिर आपके पॉइंटिंग वेक्टर में से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट हो रही है वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में, तो बताइए वेव की प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रही होगी, आई कैप माइनस आई कैप। ऐसे सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी नीट में आ चुके हैं, एआईपीएमटी में आ चुके हैं, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। और प्रेशर वगैरह वाली चीजें हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना। तो वो सब चीजें, पूरा ईएम वेव बहुत इजी चैप्टर है, कल के लेक्चर में ही हो जाएगा, एक लेक्चर का है पूरा। तो वो कल हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो होपफुली बहुत मजा आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपको एसी का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, अपने यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है ई सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।